दिमाग का मैजिक, नर्व्स का राज। वेलकम टू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को इस एक वीडियो में। हालांकि अगर वीडियो कुछ ज्यादा लंबा खिंच जाए तो हो सकता है कि मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, बट मेन बात यह है कि अगर आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं ढेर सारे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। और इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। एग्जैक्टली। अब सोच के देखो, आपने खाना खाया, ठीक है, खाना चबाया, खाने को निगला। अब अगर खाना फूड पाइप में इधर ही अटक जाए तो क्या होगा? गजब हो जाएगा, नहीं? मान लो कि भाई चलो खाना फूड पाइप के थ्रू पेट तक पहुंच भी गया, लेकिन अगर सही टाइम पर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? खाना वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना? जब भाई बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उस समय अगर ऑक्सीजन टाइम पर ना पहुंचे तो क्या होगा? फिर से गजब हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन सभी में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं और उन सब का एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? कुछ आम एग्जांपल्स देख लो। अब मान लो कि मैंने कोई बहुत ही ज्यादा गर्म सामान को टच किया, इमीडिएटली हम क्या करते हैं? अपना हाथ हटाते हैं। इसका मतलब मेरे हाथ में और मेरे ब्रेन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम किसी जान पहचान के आदमी को मिलते हैं कहीं पर भी जाके, तो हम तुरंत कहते हैं हे हाय। तो देखो यहां पर भी हमारी आंखों में, हमारी स्माइल में, हमारे हाथ के मूवमेंट में, इन सब में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इजंट इट? जब हमारा कोई फेवरेट खाना बन रहा होता है घर पे, हमने देखा नहीं है क्या बन रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी खुशबू से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो सोच के देखो, खुशबू नाक से आई पर पानी मुंह में आया, यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या है? कोऑर्डिनेशन है। एब्सोल्युटली। ग्रोथ की ही बात कर लो यार, जब हम ग्रो करते हैं उसमें भी हमारे पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई चलो हाथ लंबे होते चले जाओ, बाकी बॉडी वैसी की वैसी रह गई, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। हम जितने भी मूवमेंट्स या फिर रिस्पॉन्सेस देते हैं हमारे सराउंडिंग्स को, उसमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट? तो यानी कि इससे पहले कि हम ये देखें कि भाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये तो जान ले कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आखिर मतलब क्या है। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी स्टेज पर ग्रुप डांस परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा। अब उसमें सबसे मजेदार चीज ये होती है कि बहुत सारे डांसर्स होते हैं और उन सब के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो प्रॉपर सिंक में होते हैं, तभी वो परफॉर्मेंस देखने में मजा आता है, राइट? ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये सारे उन डांसर्स की तरह हैं और इन सभी ऑर्गन्स के बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये सारे ऑर्गन्स साथ में मिल करके फंक्शन कर सके और लाइफ के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो वाइटल फंक्शंस है, उनको ढंग से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां पर बच्चों लेते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम किस तरह की चीजें हमारे लाइफ के किस एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मान लो आप अकेले हो एक जंगल टाइप के एरिया में, सुनसान है, शाम हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, ठीक है, और आप अकेले हो, आप अकेले वॉक कर रहे हो। ऐसे में अगर आपको अपना कोई पुराना बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिल जाए तो कैसा होगा आपका रिएक्शन? ओह वाओ, हाय, कैसे हो, राइट? एकदम मतलब नॉर्मली जितनी खुशी होती है उससे भी डबल खुशी होगी, राइट? है ना? खुश हो जाओगे आप। अच्छा, अब मान लो पूरा सिचुएशन सेम है, आप उसी जंगल वाले एरिया में हो, वही शाम का टाइम हो रहा है और आप वहीं अकेले हो। अब आपको अपने फ्रेंड की बजाय अगर एक टाइगर मिल जाता है तो कैसा होगा आपका रिएक्शन? काफी अलग, इजंट इट?
तो अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि सिचुएशन वही है, लेकिन जब आप एक फ्रेंड को एनकाउंटर करते हो तो आपका रिएक्शन, आपका मेंटल स्टेट, आपका जो भी रिस्पॉन्स आप देते हो वो काफी डिफरेंट होता है कंपेयर टू दैट व्हेन यू मीट अ टाइगर, है ना। तो अब देखो क्या है, मतलब फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले सिचुएशन में भी आप भागते हो अपनी फ्रेंड की तरफ उसे गले लगाने के लिए, दूसरी सिचुएशन में भी आप भागते हो लेकिन टाइगर से दूर, है ना। तो अब सोच के देखो कि जब आप इस तरह का रिस्पॉन्स देते हो किसी भी सिचुएशन में, उसमें आपके बॉडी के कितने डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपकी आंखें, जिसने देखा कि भाई मैं एक फ्रेंड को देख रहा हूं या मैं एक टाइगर को देख रहा हूं। उसके बाद आपका ब्रेन, जिसने इंटरप्रेट किया कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, जो हम देख रहे हैं उसको देख के हमें खुश होना चाहिए, हमें डरना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए, हमें रोना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये हमारा ब्रेन कर रहा है, राइट। इंटरप्रेट होने के बाद आप जो एक्शन ले रहे हो उसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व है, राइट। अगर आप हाय करके उसके करीब भाग रहे हो तो भी आपके मसल्स इन्वॉल्व है, अगर आप उससे दूर भाग रहे हो बचने के लिए तो भी आपके मसल्स इन्वॉल्व है। तो देखो आपकी आंखें, आपका ब्रेन, आपके मसल्स, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, लेकिन क्या अमेजिंग सिंक्रोनाइजेशन है यार, राइट। अगर बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती तो क्या हो सकता था, आपने टाइगर देखा, आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, लेकिन ब्रेन ने सोचा ठीक है देखा है, अब ब्रेन ने उसको आगे पास ऑन नहीं किया सही टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को, तो आपके मसल्स काम नहीं करते, आप वहीं खड़े रहते और टाइगर को निहारते रहते और थोड़ी ही देर में क्या होता वो आप सभी को पता है, राइट। सो बोलने का मतलब है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में, हमारे ऑर्गन्स के बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अभी तक की कहानी से जो हमें समझ आया वो ये है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये है कि इंफॉर्मेशन को जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करना है, राइट, टाइमली कैरी करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं चलो कि ये कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता कैसे है। तो एनिमल्स में दो सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, ठीक है। ये दोनों ही ऐसे सिस्टम हैं जहां पर इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी किया जाता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, जिसे न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है, जो आज हम इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में कैरी करते हैं। कौन कैरी करते हैं? नर्व सेल्स कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब नर्व सेल्स होते हैं, तो यानी कि बॉडी में जहां जहां नर्वस टिश्यू है उसमें नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। ये बहुत ही सुपर फास्ट ट्रांसमिशन होता है, खूब तेजी से ट्रांसमिट होता है। बट इसका जो डीमेरिट है या इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस तरह की ट्रांसमिशन बॉडी के सिर्फ उन्हीं एरियाज तक हो सकती है जहां पर नर्व सेल्स प्रेजेंट हो। मतलब ये कुछ वैसी कहानी हो गई कि जैसे मान लो मैं बैंगलोर में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, मुझे बहुत तेजी से दिल्ली पहुंचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं फ्लाइट लेके 2 से ढाई घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगी। बट ये फ्लाइट का एक डिसएडवांटेज ये है कि फ्लाइट से मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पे जा सकती हूँ जहां पर एयरपोर्ट हो, राइट। अब अगर मुझे मेरे होम टाउन जाना हो बोलपुर, तो वहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो वहां जाने के लिए अगर चली भी गई नियरेस्ट एयरपोर्ट तक, तो वहां से फिर मुझे रोड से या ट्रेन से ही जाना है, राइट। तो उतना फास्टर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो कुछ वैसी ही कहानी है इन नर्वस टिश्यूज की, या फिर कह लो नर्वस सिस्टम की, जहां पर ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो ट्रांसमिशन सिर्फ वहीं तक हो सकता है जहां पर नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये कंटिन्यूअसली जनरेट नहीं होते हैं या कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट भी नहीं होते हैं, ये जनरेट ही तब होते हैं जब वहां पे जरूरत हो, ठीक। तो ये हो गई कहानी नर्वस सिस्टम की। जो दूसरा सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ये इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, यस, केमिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के ही कुछ सेल्स होते हैं जो जब स्टिम्युलेट होते हैं तो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और फिर इन केमिकल्स के थ्रू वो बॉडी के सारे पार्ट्स में डिफ्यूज होके ट्रांसपोर्ट होते हैं। हालांकि ये बहुत ही स्लोअर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें जो है ना वो वैसा नहीं होता कि भाई इंस्टेंट आपको दिख जाएगा रिएक्शन, वैसा नहीं, ये काफी स्लोअर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बट इसका एडवांटेज ये है कि ये हर सेल के लिए इट कैन रीच ऑल द सेल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए इन केमिकल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सब जगह पहुंच सकता है बट ये स्लो पहुंचता है, इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बच्चों हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेसन में।
ठीक है। तो आज के लेसन का जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट इज ऑल अराउंड द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम नर्वस सिस्टम को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही थी ना कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तुरंत हाथ हटाया, या फिर गरम चाय की प्याली आप टच कर लिए, तुरंत अपना हाथ हटाए। तो ये जो इंस्टेंट वाले रेस्पॉन्सेस हैं, यहाँ पर रोल प्ले करता है कौन? नर्वस सिस्टम, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इतना फास्टर ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू ही पॉसिबल है, जो कि सिर्फ नर्वस सिस्टम में पॉसिबल होता है। तो चलो अब शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन न्यूरल सिस्टम, जो कि हमारे आज के लाइमलाइट टॉपिक है, राइट। सो न्यूरल सिस्टम करता क्या है? अब तक में तो आप समझ ही गए हो कि न्यूरल सिस्टम का काम है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। हैविंग सेड दैट, ये हमेशा याद रखना है कि जो न्यूरल सिस्टम है ये भी हार्मोनल सिस्टम के साथ में मिलकर ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में ही रहते हैं। तो चलो अब नर्वस सिस्टम को और डिटेल में समझने से पहले, सबसे पहले इवन शुरुआत करने से पहले ही हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेंगे, बिकॉज इन टर्मिनोलॉजीज का यूज हम करते ही रहेंगे। ठीक है। सो तो पहला टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज स्टिम्युलस। स्टिम्युलस मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है जिसके वजह से हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन या टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा हो, राइट। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, राइट, कि हमारा जो फेवरेट खाना है ना वो किचन में बन रहा हो, राइट, तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब इसमें स्टिम्युलस क्या है? खाने की जो खुशबू है, क्योंकि वो जो खुशबू है वही हमारे बॉडी के ऑर्गन को रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर रही है। सो दैट खुशबू इज द स्टिम्युलस। सिमिलरली मान लो कहीं पे आग है, आग लगी हुई है और गलती से हमारा हाथ उसके करीब चला जाता है तो हमें गर्म लगता है और हम पीछे आ जाते हैं, राइट। तो ये जो आग है, ये जो आग की वजह से जो हीट है दैट इज द स्टिम्युलस, क्योंकि उसकी वजह से ही हम ये रिएक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली मान लो कि खूब जोर का धमाका होता है, उस आवाज से जो है ना हम डर गए, तो ये जो आवाज था, इस आवाज की वजह से हमने रिएक्ट किया। सो दिस आवाज इज द स्टिम्युलस। सो दैट इज स्टिम्युलस। दूसरा रेस्पॉन्स, मतलब स्टिम्युलस का जो रिएक्शन हम देते हैं दैट इज रेस्पॉन्स। वेरी सिंपल, मतलब जैसे खाने की खुशबू आई, मुंह में पानी आया, सो मुंह में पानी आना इज द रेस्पॉन्स। धमाके की आवाज आई, हम डर गए, हमारा डर जाना इज द रेस्पॉन्स। आग के पास गलती से हाथ लग गया, हाथ को तुरंत हटा लेना, दैट इज द रेस्पॉन्स। ठीक है। तीसरा है रिसेप्टर्स, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब हमारे बॉडी के वैसे ऑर्गन्स जो स्टिम्युलस को रिसीव करते हैं। मतलब जैसे मान लो खाने की खुशबू आई, उस खुशबू को हमारे बॉडी के किस ऑर्गन ने रिसीव किया? हमारी नाक ने, एग्जैक्टली। सो नाक जो है दैट इज द रिसेप्टर। ठीक है। जब आग के पास गलती से हमारा हाथ चला गया, हमें गर्म लगा, ये इस चीज को फील किसने किया फर्स्ट टाइम? हमारे स्किन ने, राइट। तो स्किन हमारा रिसेप्टर है। जब इतना जोर का धमाका हुआ, वो धमाका को किसने रिसीव किया हमारे बॉडी में से? ईयर्स ने। तो ईयर जो है वो क्या है? रिसेप्टर। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब जो उन स्टिम्युलस को सेंस करते हैं, चाहे आईज हो, ईयर्स हो, नोज हो, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है। एंड फाइनली द फोर्थ वन इज इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं? अच्छा, अब ये जो रेस्पॉन्स हमारा बॉडी देता है, वो रेस्पॉन्स को देने में जो ऑर्गन्स मदद करते हैं दे आर इफेक्टर ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने जोर का धमाका सुना, हम डर गए। डरे कैसे? हमने अपने हाथों का मूवमेंट किया, राइट। हो सकता है हमने चिल्लाया भी हो टाइप से, राइट। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, अब इन मूवमेंट्स में हमारे मसल्स इन्वॉल्व है, राइट। सो दे आर द इफेक्टर ऑर्गन्स, राइट। सिमिलरली जैसे अच्छी खाने की खुशबू आई तो मुंह में पानी आया, राइट। तो ये जो मुंह में पानी आया, मुंह में वो पानी आने के लिए हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं दे आर इफेक्टर ऑर्गन्स, राइट। हाथ गलती से चला गया आग के पास, हाथ हटाया, अगेन हमारे मसल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व था, तो ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। तो बच्चों अब ये रिसेप्टर्स जो है ना ये कई तरह के होते हैं। इनफैक्ट अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, मतलब ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स जो लाइट को सेंस कर पाते हो, जैसे हमारी आंखें, इसी वजह से आंखों से हम देख पाते हैं, राइट। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को रिसीव कर पाते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, जैसे कि हमारे ईयर्स।
कुछ रिसेप्टर्स स्मेल को रिसीव करते हैं, जैसे हमारे नोज यानी कि ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को सेंस कर पाते हो उनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब ही होता है हीट, यानी कि हीट इज लिंक्ड टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ज्यादा है कम है उसको जो फील कर पाता है दैट इज थर्मो रिसेप्टर। जो रिसेप्टर टच को फील कर पाता हो कि भाई टच को हम सेंस कर पा रहे हैं दैट इज टैंगो रिसेप्टर। तो चलो बच्चों, आई थिंक इट्स टाइम कि हम डिफरेंट एनिमल्स में देखें कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। इनफैक्ट जब हम पूरे एनिमल किंगडम के बारे में सोचते हैं जिसके अंदर हमने 10 डिफरेंट फाइला के बारे में पढ़ा था, याद है, एकदम सिंपलेस्ट एनिमल्स से शुरू करो तो स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा, धीरे धीरे सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फिर एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, ऐसे करते हुए मॉलस्क, काइनोडर्म्स होते हुए फाइनली पहुंचते हैं हम वर्टिब्रेट्स तक, राइट। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो नर्वस सिस्टम है वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होता जाता है, ठीक है। तो चलो हम देखते चलेंगे कि एकदम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर के कैसे कैसे जो न्यूरल सिस्टम है वो इवॉल्व करता है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं विद पॉरीफेरा। पॉरीफर्स बोले तो स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, तो भाई क्या ही शुरुआत करें, क्या ही डिस्कस करें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले फाइला की तरफ व्हिच इज सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा सबसे कॉमन एग्जांपल दैट वी कैन थिंक ऑफ इज हाइड्रा, एब्सोल्युटली। सो सिलेंट्राटा में नर्वस सिस्टम होता है। इनफैक्ट ये सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर के फाइला में जाएंगे वैसे वैसे नर्वस सिस्टम भी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे नर्व सेल्स है वो सारे लिंक हो के नर्व नेट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये नर्व नेट्स हाइड्रा की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी। इनका काम क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम सेंसरी सेल्स टू द मसल सेल्स, यही इनका सिंपल सा काम होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, सेफलाइजेशन नहीं होता है। अब आप पूछोगे मैम ये सेफलाइजेशन क्या होता है? वेल, सेफलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पर उनके जो नर्वस सिस्टम के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स, ये सारी चीजें बॉडी के एक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेफलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखो हमारी बॉडी में हमारा जो हेड वाला रीजन है, ब्रेन वहीं पे है, हमारी आंखें, नोज, ईयर्स, माउथ, सारे सेंस ऑर्गन्स भी देखो इसी रीजन पे है। सो इसको कहते हैं सेफलाइजेशन। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी जो है ये हाईली सेफलाइज्ड है, लेकिन ये सेफलाइजेशन हाइड्रा में देखने को नहीं मिलता है। उनके पूरे बॉडी में वो नर्व नेट्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। जिसके वजह से, नर्व नेट्स की होने की वजह से हाइड्रा जो है ये फिजिकल कांटेक्ट से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब अगर हाइड्रा को टच किया जाए तो दे रिस्पॉन्ड, बट एट द सेम टाइम वो रेस्पॉन्स उनका एक ही जैसा होगा, नो मैटर वो फिजिकल कांटेक्ट उनके बॉडी के किसी भी पार्ट में किया जाए, क्योंकि वो स्टिम्युलस के सोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे साथ क्या होता है ह्यूमंस के साथ, जैसे मान लो अगर हमारा हाथ आग के पास आ जाए तो हम हाथ ज्यादा तेजी से झटकते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि भाई स्टिम्युलस का सोर्स कहाँ पे है, हमारे हाथ हमारा ज्यादा रिस्क में है। बट हाइड्रा जो है उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उनके साथ ऐसा होता है कि भाई चाहे कहीं पर भी उनके थ्रू आउट द बॉडी कहीं पर भी किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट अगर उनको फील होता है, सो दे रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। तो चलो आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स का नर्वस सिस्टम। प्लैटीहेल्मिन्थ्स जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, राइट। तो अब इनके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स और थोड़ा और एडवांस्ड होता है। इनफैक्ट यहाँ पर सेफलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यस, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेन है, एक सिंपल ब्रेन जिसे गैंग्लिया कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जैसे जितना ह्यूमन ब्रेन है, बट एक काफी सिंपल ब्रेन जिसको गैंग्लिया कहते हैं वो प्रेजेंट होता है हेड रीजन में। इनफैक्ट हेड रीजन में स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स है, यानी कि वो लाइट से सेंसिटिव है। जैसे हमारी आंखें हैं तो वैसे ही आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं इनके हेड रीजन में। उसी तरीके से ऑरिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हेड के निचले हिस्से में, मतलब बेस ऑफ द हेड में। ऑरिकल्स क्या करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं टू टच एंड टू सर्टेन केमिकल्स। जैसे हमारा स्किन है, इट इज सेंसिटिव टू टच, सिमिलरली ऑरिकल्स इज सेंसिटिव टू टच। और देखो ये भी हेड रीजन में होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर सेफलाइजेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर एक सिंपल ब्रेन भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट इनका जो नर्वस सिस्टम है ना, इट इज अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक, सीढ़ी के जैसा, बिल्कुल सीढ़ी के जैसा ही है।
अगर स्ट्रक्चर को देखो ना तो आप देखोगे कि दो नर्व कॉर्ड्स जो है ना थ्रू आउट द बॉडी रन कर रहे होते हैं, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ट्रांसवर्स नर्व्स जो हैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल सीढ़ी की तरह, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो भाई अब देख के ही पता चल रहा है कि भाई ब्रेन भी है, सेंस ऑर्गन्स भी हैं, सेफलाइजेशन भी है, तो पता ही चल रहा है कि भाई नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हमारा इंप्रूव हो चुका है, एडवांस्ड हो चुका है। अब जब हम और आगे जाते हैं, आगे के फाइला में, जैसे कि निमेटोड्स या फिर एनालिड्स में, वहां पर भी हम देखते हैं कि एक सिंपल ब्रेन गैंग्लिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से अब हम आ पहुंचे हैं आर्थ्रोपॉड्स यानी कि इंसेक्ट्स पर। कैसा होता है इनका नर्वस सिस्टम? वेल, इनका नर्वस सिस्टम भी लैडर लाइक ही होता है, एग्जैक्टली। यानी कि दो नर्व कॉर्ड्स इनकी बॉडी के वेंट्रल साइड से यानी कि सामने की साइड से पूरे थ्रू आउट द बॉडी रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हें जो ट्रांसवर्स नर्व्स है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ द लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अच्छा, आर्थ्रोपॉड्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया का पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब वन पेयर ऑफ गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, और यही गैंग्लिया फ्यूज करके ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट इस तरह के गैंग्लिया को सेगमेंटल गैंग्लिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैंग्लिया सेगमेंट वाइज प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट में एक एक पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके सेंसरी ऑर्गन्स की, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स के तौर पर प्रेजेंट होते हैं ओसेलाई। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके क्यूटिकल की, हम सभी को पता है कि इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और इन क्यूटिकल पे छोटे छोटे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ब्रिसल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू टच एंड सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो वो भी एक तरीके के सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह ही उनका फंक्शन होता है। तो बच्चों, इसी तरीके से जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे नर्वस सिस्टम और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसके भी आगे अगर हम जाते जाएं, एंड इफ वी लुक एट मॉलस्क्स, तो मॉलस्क्स में भी हम देखते हैं कि कुछ मॉलस्क्स ऐसे होते हैं जहां पर सेफलाइजेशन नहीं होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जहां पर सेफलाइजेशन होता है, वहां पर भी नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं रनिंग थ्रू आउट द बॉडी, वहां पर भी स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर हम आगे बढ़ के काइनोडर्म्स की बात करें, काइनोडर्म्स जिसमें आते हैं स्टारफिश, यस, तो वहां पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है नर्वस सिस्टम, व्हिच इज कॉल्ड रेडियल नर्वस सिस्टम। मतलब बीच में होता है एक सेंट्रल नर्व रिंग, और उस नर्व रिंग से नर्व्स निकलते हैं जो हर आर्म्स के अलोंग एक्सटेंड करते हैं, और इस तरीके से एक रेडियल नर्वस सिस्टम बनता है इकाइनोडर्म्स में। एंड फाइनली हम आ पहुंचते हैं वर्टिब्रेट्स पे। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर ना बच्चों मतलब बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं, राइट। तो अब हर वैरायटी के वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रेट अवे जंप कर जाएंगे टू द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है अगर हमने उसको समझ लिया तो बाकी नर्वस सिस्टम इससे तो कम ही कॉम्प्लेक्स है ना। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अब हम बात करेंगे काफी ज्यादा डिटेल में। तो शुरुआत करते हुए पहले तो ये जान लो, हाईली सेफलाइज्ड बॉडी होता है ह्यूमंस का। जैसे कि मैंने बताया, अगर हेड रीजन को देखो तो हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ब्रेन, सब कुछ इस हेड रीजन में ही होता है। सो हाईली सेफलाइज्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली एडवांस्ड एंड इनफैक्ट हाईली कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो चलो शुरू करेंगे कहानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इनफैक्ट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है, वो है नर्व सेल। और नर्व सेल को कहते हैं हम न्यूरॉन, इसीलिए न्यूरॉन से ही नाम पड़ा है न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सो जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि ऐसे ही मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं पूरा नर्वस सिस्टम। जैसे बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक घर बनाते हैं, तो ब्रिक जो है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, क्योंकि उस ब्रिक से ही उसका पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक उसी तरीके से जो न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके ही नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, इसीलिए न्यूरॉन्स जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा सवाल, ये फंक्शनल यूनिट क्यों है? न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है। अब सारे न्यूरॉन वही काम कर रहा है, और ओवरऑल नर्वस सिस्टम का काम भी वही है, राइट, टू ट्रांसमिट इंपल्सेस, तो इसीलिए ये फंक्शनल यूनिट भी है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके इनमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन।
बड़े ध्यान से सुनना, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। साइटोन जो है ये सेल बॉडी है, राइट। इसमें क्या है, इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में नीजल्स, ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स, नीजल्स, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर, जैसे सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरीके के होते हैं ये नीजल्स, ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। फाइब्रिल मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल बॉडी में पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है डेंड्राइट्स और एक्सॉन में भी एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है साइटोन की। फिर आते हैं हम डेंड्राइट्स पे। तो अगर डेंड्राइट्स को देखो तो जो सेल बॉडी है उसी का एक्सटेंशन है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत लंबे नहीं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये बाहर से इंपल्सेस को रिसीव करता है, क्योंकि बेसिकली जो इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन से, वो कैसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे एक के बाद एक न्यूरॉन के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। तो न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट वो वाला पार्ट है जो बाहर से इंपल्सेस को रिसीव करता है, उन इंपल्सेस को सेल बॉडी में भेजता है। सो डेंड्राइट्स का वही मेन काम है, ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरे पार्ट में जो कि है एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक देखो एक पूंछ की तरह दिख रही होगी, राइट। तो हालांकि ये भी जो है सेल बॉडी का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, बट एक्सॉन जो है वो काफी लंबा है, और एक्सॉन के एंड की तरफ अगर आप फोकस करो तो वहां पर आप देखोगे कि ब्रांच्ड फाइब्रस ब्रांचेस प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। इनफैक्ट अगर हम एक्सॉन एंडिंग को थोड़ा और बारीकी से देखें तो हम देखेंगे इनके एंड्स पर थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। नॉब कैसा होता है, ऐसे सूझा हुआ सा स्ट्रक्चर, सो इट इज सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर भी अगर आप झांक के देखो तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, क्योंकि हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझ ही इसलिए रहे हैं ताकि इंपल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसको समझ सके। अच्छा, एक्सॉन का काम क्या होता है, ये इंपल्सेस को साइटोन से लेते हैं और फिर न्यूरॉन से दूर ले जाते हैं। सो बेसिकली ऐसे समझो कि एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स बाहर से इंपल्सेस लाएगा, साइटोन को देगा, सेल बॉडी को देगा, और एक्सॉन सेल बॉडी से इंपल्स लेगा और उसको न्यूरॉन से बाहर भेजेगा, राइट। तो समझ में आ रहा है, कोई उसको इंपल्स को अंदर ला रहा है, दैट इज डेंड्राइट, कोई उसे फिर इससे आगे भेज दे रहा है, दैट इज एक्सॉन। और इस तरीके से, इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो पहुंचता चला जाता है। इनफैक्ट जब हम एक्सॉन एंडिंग्स की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग है, राइट, जो एकदम एंड वाला जो पार्ट है, वो लूजली अटैच्ड होता है दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी से। मतलब एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग्स है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक, तभी तो वो ट्रांसमिशन होगा एक से दूसरे में। समझ में आ रही है बात? ऊपर से थोड़ी बहुत ओवरव्यू अभी समझ लो, फिर धीरे धीरे हम हर कुछ डेप्थ में और डिटेल में देखने ही वाले हैं। अब भाई, जब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पर माइलिन शीथ का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर कई बार एक बाहर से एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। और जिन नर्व फाइबर्स में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बिल्कुल सही गेस किया आपने, बहुत से ऐसे नर्व फाइबर्स भी होते हैं जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, बिल्कुल, तब हम उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये जो माइलिन शीथ होती है, ये जैसे एक्सॉन है इस तरीके से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कवरिंग है ना माइलिन शीथ की, वो ऐसी कंटिन्यूअस नहीं होती। माइलिन शीथ ऐसे थोड़ी सी कवरिंग है, फिर थोड़ा गैप है, फिर माइलिन शीथ का कवरिंग है, थोड़ा गैप है, फिर माइलिन शीथ का कवरिंग है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। तो दो कंसेक्यूटिव माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। देखो, ये टर्म्स जो है ना बच्चों, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टर्म्स से रिलेटेड सवाल बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार स्कूल के एग्जाम्स में तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। सो समझ में आ गई बात। अब आप पूछ ही सकते हो कि मैम ये जो माइलिन शीथ है, इनके होने का एडवांटेज क्या है।
माइलिन शीथ के होने से देखो एक बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवरिंग मिल जाती है, जिसके वजह से जो एक्सॉन है वो थोड़ा इंसुलेटेड रहता है, उसको इंसुलेशन मिल जाता है। ठीक है, सो दैट इज वन एडवांटेज। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वहां पर इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर होता है कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और ये जो माइलिन शीथ है ये बनती कैसे है? ये बनती है एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स से जिनको कहा जाता है श्वान सेल्स। तो भाई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को तो हमने देख लिया, तो लेकिन अब इसमें मजेदार बात ये है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी वेरिएशंस होती है। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पर है न्यूरॉन के 3 टाइप्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर, मल्टी मतलब मेनी, ऐसे न्यूरॉन्स जहां पर मेनी डेंड्राइट्स हो। एक्सॉन एक ही होता है, किसी भी टाइप के न्यूरॉन में हमेशा एक्सॉन तो एक ही होगा। एक्सॉन मतलब जो लंबा वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमेशा एक ही होगा, लेकिन डेंड्राइट्स अगर मेनी हो देन दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब 2, यानी कि 2 डेंड्राइट्स। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि सेल बॉडी से अटैच्ड 2 डेंड्राइट्स हैं एंड ऑब्वियसली एक एक्सॉन है। एंड फाइनली यूनिपोलर, यूनि मतलब 1, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है, दैट इज इट। ठीक है, तो अब इस लेसन के अंदर जब भी हम न्यूरॉन्स की बातें करेंगे वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलर न्यूरॉन, जहां पर डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं और एक्सॉन एक है। तो चलो एज अ फर्स्ट स्टेप हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंपल्स का कंडक्शन बेसिकली न्यूरॉन्स के थ्रू होता कैसे है। सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद डीप डाइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीन में आता है डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या होता है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट? impulses, बट impulses क्या है? एक्चुअली तो इंफॉर्मेशन, राइट? सो डेंड्राइट ने जैसे ही इंफॉर्मेशन को रिसीव किया तो डेंड्राइट के अंदर शुरू हो जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, राइट? तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और फिर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये केमिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से पहुंच जाता है साइटोन यानी कि सेल बॉडी, सेल बॉडी से पहुंच जाता है एक्सॉन, एक्सॉन से पहुंच जाता है एक्सॉन एंडिंग। अब एक्सॉन एंडिंग को जब हम ज्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या है? उसके एंड में क्या है? स्वोलन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्टिक नॉब। एग्जैक्टली, सिनैप्टिक नॉब के अंदर है सिनैप्टिक वेसिकल्स, और सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? दे आर केमिकल्स। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सॉन एंडिंग्स तक पहुंचा तो वहां से क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के साथ लूजली अटैच्ड होता है। पहले न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग्स है और दूसरे न्यूरॉन का जो साइटोन और डेंड्राइट है वो लूजली अटैच्ड होते हैं। लूजली मतलब टाइटली अटैच नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है और उस गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। याद रख लो, सिनैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, उसको हम सिनैप्स कहते हैं। इनफैक्ट उसी सिनैप्स से सिनैप्टिक वेसिकल, सिनैप्टिक नॉब, ये सारे टर्म्स आए हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है? अभी तक हमारी कहानी कहाँ बढ़ी? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंडिंग्स पहुंचा। जैसे ही ये वहां पहुंचा तो क्या हुआ? जो सिनैप्टिक वेसिकल्स है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स है। जैसे ही ये केमिकल्स रिलीज हुए सिनैप्स वाले रीजन में, मतलब गैप वाले रीजन में, तो अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को पिक कर लिया। ठीक है, उसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। जैसे ही डेंड्राइट ने इस केमिकल को रिसीव किया तो उसके अंदर फिर से केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ। वो फिर सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, साइटोन के थ्रू पास हुआ, फिर एक्सॉन के थ्रू पास हुआ, फिर एक्सॉन एंडिंग्स में पहुंच गया, फिर वहां पर क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। और इस तरीके से इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होता चला जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन। आई एम वेरी श्योर कि आपके मन में हजारों सवाल है कि मैम किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है डेंड्राइट में, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है जब ये ट्रांसमिट हो रहा है। सारी बातें समझेंगे लेकिन आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले। पहले एक ओवरव्यू तो ले लो ताकि तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि भाई हाँ ऐसा हो क्या रहा है, राइट? सो आई होप वो कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है।
तो बच्चों इम्पल्सेस का जो कंडक्शन है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। केमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस में जब डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, किसके फॉर्म में रिसीव कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में देखो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है डेंड्राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, फिर उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है जिसके दौरान इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए इस पूरे कंडक्शन को हम कहते हैं दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, ठीक है। इनफैक्ट एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो ये जो हमारे नर्व सेल्स है ना, यानी कि न्यूरॉन्स, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं हमारी बॉडी में। हालांकि हमारे बॉडी में सारे सेल्स एक्साइटेबल नहीं होते। एक्साइटेबल मतलब ऐसे सेल्स जिनको आप स्टिम्युलस से एक्साइट कर सकते हो, और जब ये एक्साइटेड होते हैं तब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं। तो नर्व सेल्स ऐसे एक्साइटेबल सेल्स हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा मसल सेल्स भी एक्साइटेबल सेल्स हैं कि मसल सेल्स को आपने एक्साइट किया तो मसल सेल्स कैन जनरेट इंपल्सेस, राइट, जो आगे ट्रांसमिट हो सकता है। बट वहीं आप दूसरे सेल्स देख लो हमारे बॉडी के, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, तो वो सारे एक्साइटेबल नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी स्टिम्युलस के अंडर दे डोंट गेट एक्साइटेड। अब भाई ये बात तो समझ में आ गई कि जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि जो नर्व सेल्स हैं ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, पर सवाल ये होता है कि भाई ये एक्साइटेबल क्यों है, किस कारण से ये एक्साइटेबल है कि भाई इनको हम एक्साइट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसका कारण है कि न्यूरॉन जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन होता है, वो पोलराइज्ड होते हैं, और उस पोलराइजेशन की वजह से ही इन न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी आती है। ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया समझने के लिए, नहीं, बट हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे। यूं समझो कि ये सेल्स एक्साइटेड क्यों होते हैं, क्योंकि इन सेल्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन या न्यूरल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब मेम्ब्रेन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दूसरे तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो उसको हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस पोलराइजेशन की वजह से ही जो नर्व सेल्स हैं या फिर जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, समझेंगे आराम से, ठीक है। बट अभी के लिए ये बात समझो कि न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड होता है, उसमें पोलराइजेशन होती है। अब यहाँ पर जैसे ही हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा है एक तरफ नेगेटिव ज्यादा है। पोटेंशियल, यहाँ पर हम दो पोटेंशियल की बात करते हैं, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होते हैं, नाम से आराम से पता चलता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्ट, जिस टाइम पर न्यूरॉन हमारा रेस्ट करने के मूड में है, यानी कि न्यूरॉन कोई भी इंपल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, वो काम पे नहीं लगा हुआ है, वो बिल्कुल रेस्टिंग मूड में है, वैसे सिचुएशन में भी जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनना, जिस दौरान न्यूरॉन इंपल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उस दौरान भी न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं भाई? जब हम एक्शन में हैं, जब हम काम में लगे हुए हैं, जिस दौरान न्यूरॉन जो है वो इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर रहा है, उस दौरान मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि किस चीज को क्या कहा जाता है, फिर हम समझेंगे कि भाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, सारी बातें करेंगे अभी हम लोग। बट पहले आप ये तो समझ लो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते किसको है। जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है तब भी उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब मेम्ब्रेन के इस पार और मेम्ब्रेन के उस पार, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, राइट, तो इस ये अंदर वाला जो साइड है, मान लो ये न्यूरॉन का अंदर वाला पार्ट हो गया, ये बाहर, राइट, तो इसके बाहर और अंदर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तब भी एग्जिस्ट करता है जब न्यूरॉन रेस्ट में है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जब न्यूरॉन इंपल्स ट्रांसमिट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उस दौरान जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। अब
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने से पहले हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है न्यूरॉन मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो चलो बात करते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। न्यूरल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें लिपिड बाइलेयर सुनते ही कौन याद आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली, हर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर डिस्कस करने का अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, एंथू भी नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ डिस्कस करना है। अगर आपको और डिटेल में जानना है अबाउट लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर तो आप ये वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो जिसमें काफी डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो एनीवेज यहां पर ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे खासियत ये होती है कि न्यूरल मेम्ब्रेन में जो है ना आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। आयन चैनल्स क्या होते हैं ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। आयन चैनल्स जो हैं मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। यूं समझ लो कि ये चैनल्स टनल्स की तरह काम करते हैं जो अपने थ्रू आयंस को पास करने देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब सिलेक्ट करके ये परमिट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आयन इसके थ्रू पास हो गया, नहीं, कुछ स्पेसिफिक आयंस को ही ये अपने थ्रू पास होने देते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने देते हैं। राइट, बात समझ में आई। और ये जो है आयन चैनल्स जो हैं ये इस मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे है ये स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं न्यूरल मेम्ब्रेन की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी अभी हमने देखा। राइट, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है। अब एक्सॉन के बाहर भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उस मेम्ब्रेन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है विच इज एक्सोलेमा। याद रखो, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है एक्सोलेमा। अब एक्सोलेमा के अंदर की तरफ क्या है? एक्सोप्लाज्म है, क्योंकि ये एक्सॉन है। राइट, एक्सॉन का मेम्ब्रेन इज एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर वाले साइड क्या है? एक्सोप्लाज्म। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म, वैसे ही एक्सोलेमा के अंदर एक्सोप्लाज्म है। और एक्सोलेमा के इस साइड क्या है? ये तो बाहर वाला साइड हो गया। राइट, क्योंकि न्यूरॉन तो हमारा इधर है, तो बाहर वाले साइड में क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। इसको समझो अच्छे से, क्योंकि इसके बाद जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई। एक्सोलेमा है एक्सॉन का मेम्ब्रेन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में है एक्सोप्लाज्म और इसके बाहर वाले साइड में है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया कि भाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो आराम फरमा रहा है, यानी कि न्यूरॉन इस दौरान कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अब यहां पर ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि किस तरीके से ये पोटेंशियल जनरेट होके ट्रांसमिट होता है, यहां पर हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम आयंस की, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो इन आयंस की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूं समझो कि यार एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर वाले रीजन में एक्सोप्लाज्म। राइट, तो एक्सोप्लाज्म में जो है पोटेशियम आयंस यानी कि K+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। साथ ही यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और फॉस्फेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है एक्सोप्लाज्म का। और वहीं एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यही चीज भूल गए तो भाई आगे सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि यार एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और अंदर यानी कि एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे मैम बट देखो भूलने के तो काफी चांसेस है कि बाहर सोडियम ज्यादा होता है कि अंदर, बाहर पोटेशियम ज्यादा होता है कि अंदर, है ना। तो यहां पर एक मेमोरी ट्रिक याद रखो कुछ इस तरीके से, बाहर ना जाना, बाहर ना जाना। अक्सर ही मम्मी पापा बोलते होंगे ऐसा, है ना, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे, बाहर ना जाना। ठीक है, बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। राइट, एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर है वो। ठीक है, बाहर में कौन है? ना, यानी कि Na+, सोडियम आयन ज्यादा है। बस इतनी सी चीज याद रखो, क्योंकि अगर बाहर Na+ ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि भाई अंदर यानी कि एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन ज्यादा होगा। कुछ टाइम पहले जब हम लोगों ने न्यूरल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करी थी तो आपको
याद होगा कि मैंने बताया था कि इन ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का और इनमें एम्बेडेड होते हैं आयन चैनल्स, है ना, बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं आयन चैनल्स के बारे में। तो दो आयन चैनल्स की बात पहले हम करेंगे, सोडियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे वाले चैनल्स होते हैं, ये पैसिव चैनल्स होते हैं। मैम पैसिव चैनल्स का मतलब क्या है? मतलब ये हमेशा खुले रहते हैं, इनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और ये कहते हैं कि भाई आयन जो है इनको मूव करने के लिए इनके थ्रू कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये बस अपने कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर सकते हैं। मतलब जो भी आयन को वो पर्टिकुलर चैनल अलाउ करता है, वो आयन अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले साइड से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन वाले साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये जो आयन चैनल्स होते हैं, इन आयन चैनल्स के एक तरफ एक्सोप्लाज्म है और आयन चैनल्स के दूसरी तरफ क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा अब देखो पोटेशियम चैनल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से आयंस अलाउ करेंगे? सिर्फ पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम चैनल्स बोलते हैं कि भाई हम हमेशा खुले हैं, पोटेशियम आयंस तुम कभी भी फ्लो कर सकते हो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन तक। ठीक है, सोडियम चैनल्स उसी तरीके से बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ सोडियम आयंस अलाउ करते हैं, तो सोडियम आयंस तुम कभी भी मस्त बिंदास फ्लो करो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ। ठीक है, अच्छा बट अब यहां पर हो, अच्छा तो अब मूवमेंट होगा कैसा? हमने अभी अभी क्या देखा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कौन से आयंस ज्यादा है? अगर हम पहले सोडियम चैनल्स की बात कर लेते हैं, तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है? बाहर ना जाना, एग्जैक्टली बाहर ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा है। तो सोडियम आयंस जो है इन सोडियम चैनल्स के थ्रू एक्सोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पोटेशियम चैनल्स के सिनेरियो को देखें तो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा था, तो ये जो है पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर की तरफ यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो मतलब सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट अब यहां पर है कहानी में एक ट्विस्ट कि जो नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स हैं वो सोडियम चैनल से ज्यादा हैं। अरे यहां पे तो ट्विस्ट आ गया। मतलब अगर एक ऐसे एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर भाई 5 सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, तो उधर शायद 8 पोटेशियम चैनल्स हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जितने सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं उससे कई ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। बात समझ में आई? जितने सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं उससे कई ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। तो नेट नेट क्या हो रहा है? बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो पॉजिटिव आयंस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू दैट इनसाइड, है ना। बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयंस है अंदर के मुकाबले, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अंदर का जो रीजन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है बाहर के रीजन के कंपैरिजन में। बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कम है, राइट। और साथ ही साथ हमने देखा था कि भाई अंदर जो है कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और फॉस्फेट आयंस भी थे, राइट। सो कुल मिला के कहानी कुछ यूं खड़ी हो रही है कि यार अंदर जो है ना कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड है बाहर के मुकाबले। हालांकि अभी तक तो हमने बस 2 ही चैनल्स देखे हैं, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। अभी कुछ चैनल्स और भी देखना बाकी है। तो अगला चैनल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब आई एम प्रिटी श्योर पहली नजर में ही, पहली बार सुनते ही दिमाग में एक डाउट आया होगा कि मैम सोडियम पोटेशियम दोनों वर्ड्स हैं नाम में, तो क्या ये सोडियम और पोटेशियम दोनों का ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा? एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये को ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का, मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोनों आयंस को ये कैसे अलाउ करेगा? अब मजे की बात तो ये है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये पैसिव चैनल नहीं है, मतलब ये हमेशा खुला नहीं रहता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होता है आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। एनर्जी बोले तो एटीपी, तो यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगा। एनर्जी के यूज से आयंस इसके थ्रू मूव करेंगे, और चूंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसीलिए आयंस जो है अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करेंगे। एब्सोल्युटली। तो यानी कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट करेगा।
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब सोडियम जो है वो बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर पंप होगा। तो सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। यस, जो पहले हो रहा था ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, उसका उल्टा, राइट। तो यहां पर सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब और होगा कुछ यूं कि हर 3 सोडियम आयन के लिए 2 पोटेशियम आयन अंदर आएगा। बड़े ध्यान से सुनना, 3 सोडियम आयन अगर बाहर जाएगा तो 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएगा। मतलब बाहर जो है ये ज्यादा पॉजिटिव आयंस भेज रहा है कंपेयर्ड टू अंदर, ठीक है। अब जो सवाल आपके दिमाग में था कि मैम बट ये को ट्रांसपोर्ट करेगा कैसे, यार एक सिंपल सा साधारण एग्जांपल लेते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आई एम श्योर आपने कभी पार्क में देखा होगा रोटेटिंग गेट्स। पार्क की एंट्री पे बहुत जगह रोटेटिंग गेट्स लगी होती हैं। बहुत बार बड़े बड़े होटल्स में ऐसे रोटेटिंग गेट्स लगे होते हैं जो यूं रोटेट करते रहते हैं। तो एक साइड से एक आदमी अंदर जा सकता है, दूसरे ही साइड से एट द सेम टाइम एक आदमी बाहर आ सकता है, राइट। सो दैट इज लाइक को ट्रांसपोर्ट। एक तरफ से अंदर एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो रही है। तो कुछ ऐसी ही कहानी होती है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप में भी, जहां पर हर बार हर 3 सोडियम आयन को बाहर भेजने के बदले 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो भाई हुआ क्या, कहानी क्या हुई। जब हमने सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल्स की बात करी थी, यानी कि पैसिव चैनल्स की, वहां भी हमने देखा था कि बाहर जो है पॉजिटिव आयंस ज्यादा थे अंदर के मुकाबले। अब जब हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं, यहां भी हम देख रहे हैं कि यार बाहर जो पॉजिटिव आयंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू इनसाइड। तो मतलब कुल मिला के बात वहीं पे आके रुक रही है कि यार अंदर वाला जो रीजन है वो कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड है बाहर के मुकाबले। तो भाई हमने तीनों आयन चैनल्स देखे, पोटेशियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला हमारा, एक बार फटाफट से देख लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने पोटेशियम चैनल की बात करी तो हमने देखा कि ये हमेशा ओपन है, पैसिव चैनल है, पोटेशियम आयन को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव कराता है, यानी कि पोटेशियम आयंस को बाहर भेजता है। सोडियम चैनल्स की बात करें तो ये सोडियम आयंस को बाहर से अंदर भेजता है, ठीक है। लेकिन पोटेशियम चैनल्स के नंबर ज्यादा है तो ज्यादा पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं कंपेयर टू जितने सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है सोडियम पोटेशियम पंप पिक्चर में, जो सोडियम और पोटेशियम दोनों का को ट्रांसपोर्ट करता है और एक्टिवली को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये पंप क्या करता है, हर 3 सोडियम आयन को जब ये बाहर भेजता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भेजता है। तो भाई कहानी का नेट कंक्लूजन ये हुआ कि जो हमारा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, उसके बाहर पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज है। मतलब मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम 2 पोटेंशियल की बात करेंगे, एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग मोड में है, ठीक है। दूसरा है एक्शन पोटेंशियल, मतलब जब हमारा न्यूरॉन कंडक्ट कर रहा है उस दौरान मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब एक साधारण सा एग्जांपल हो, मान लो आप शांत खड़े हो, कोई आपको कुछ तंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तो न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग फेज में है। लेकिन ध्यान रहे जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है तब भी वो पोलराइज्ड है, मेम्ब्रेन तब भी पोलराइज्ड है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तब भी एग्जिस्ट करता है ना। अब मान लो किसी ने आपको जोर से पिंच किया तो क्या हुआ, न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेड हो गया, ठीक है। जैसे ही न्यूरॉन एक्साइटेड हो गया तो न्यूरॉन ने क्या किया, न्यूरॉन जो है इस इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है। कैसे कंडक्ट करेगा, नर्व इंपल्स, इसको नर्व इंपल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही न्यूरॉन एक्साइट हो गया इस पिंच की वजह से तो ये इंफॉर्मेशन वो ब्रेन तक पहुंचाएगा ताकि ब्रेन को पता लगे कि भाई हाथ हटाओ या उस बंदे का हाथ हटाओ, कुछ तो करो, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को ही हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसमिट होगा एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और इस तरीके से ब्रेन तक पहुंचेगा, राइट। तो अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये जनरेट कैसे होता है और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट कैसे होता है। तो ये दोनों चीजें अब हम कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। रेस्टिंग स्टेट में भी जो मेम्ब्रेन है वो तो पोलराइज्ड ही रहता है। ठीक है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। जब इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर एक स्टिम्युलस अप्लाई किया जाता है अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, ध्यान देना। अब जैसे ऐसे सोचो, किसी ने तुम्हारे हाथ को ऐसे यूं टच किया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। थोड़ा जोर से प्रेस किया, थोड़ा फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं। जोर से पिंच कर दिया तो मतलब जैसे ही वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है तभी आप उसको रिएक्ट करते हो, हाथ हटाओ, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जब उस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर एक स्टिम्युलस अप्लाई होता है अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो क्या होता है, इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने कई सारे आयन चैनल्स के बारे में पढ़ा, राइट। सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारे जो थे आयंस के मूवमेंट अलाउ करते थे, बट ये सारे वोल्टेज गेटेड नहीं थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे आयन चैनल्स की जो वोल्टेज गेटेड है, मतलब ये वैसे आयन चैनल्स हैं जो वैसे तो क्लोज रहते हैं, वो ओपन तभी होते हैं जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई किया जाता हो, मतलब जब एक स्पेसिफिक स्टिम्युलस अप्लाई किया जाए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर, तभी ये ओपन होते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, तो फिर से देखो कहानी क्या हो रही है। जो स्टिम्युलस है, स्टिम्युलस जब थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर अप्लाई होती है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही वो ओपन होते हैं तो मैसिव इनफ्लो होता है सोडियम आयंस का। ध्यान देना, मैसिव इनफ्लो मतलब सोडियम आयंस धड़ 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 अंदर आने लगते हैं मेम्ब्रेन के। मतलब सोडियम आयंस का फ्लो कहां पे हो रहा है, एक्सोप्लाज्म में। ये तो मेम्ब्रेन था हमारा एक्सॉन का, अब इसके अंदर अंदर जो है सोडियम आयंस भर जा रहा है। अब सोच के देखो, अभी तक जो हमारा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड था वो कैसा था, उसका जो इनर सरफेस था वो नेगेटिवली चार्ज था, आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज था। बट अभी अचानक क्या हुआ, Na+ के मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से अंदर का जो रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो इसका मतलब जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गया। अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। पहले तो पोलराइज्ड था, अब वो डीपोलराइज्ड हो गया। मतलब मान लो जब वो रेस्टिंग फेज में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू अगर लेट्स से -70 मिलीवोल्ट्स थी, तो वो माइनस जो है अब प्लस हो गया, क्योंकि उल्टा हो गया ना। पहले क्या था, पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया है, इतना सारा सोडियम आयन आ गया है तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है इट इज डीपोलराइज्ड। और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है वैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज सभी को, आई होप समझ में आ रहा हो, राइट। सो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक खूब ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ये एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। मतलब ये जो स्टिम्युलस अप्लाई होता है वो भी एक रीजन में होता है। मान लो आपने किसी ने आपके हाथ में पिंच किया तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो स्टिम्युलस अप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो भी एक स्पेसिफिक रीजन में हो रहा है। सो लेट अस से अभी समझने के लिए कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इन अ रीजन ए, इस रीजन को हम रीजन ए कहते हैं। ठीक है, तो भाई एक टॉपिक हमने कवर कर लिया कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है मेम्ब्रेन के डीपोलराइज होने की वजह से। ठीक है, अब देखना यह है कि ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट कैसे होगा, क्योंकि इस रीजन में, जिस रीजन में किसी ने चुट्टी काटी वहां पर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, बट अभी इस एक्शन पोटेंशियल को पूरा मूव होके न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाना है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये कैसे होगा, चलो वो समझेंगे। तो चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ रीजन ए में ये आगे कैसे कंडक्ट होता है।
ठीक है, तो चलो रीजन एक पे थोड़ा फोकस करते हैं। अगर हम मेम्ब्रेन को देखें तो इसका इनर सरफेस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि भाई खूब सारा इन्फ्लक्स हो गया है Na+ का। आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज है। अब इसी रीजन ए को बच्चों इसके बगल वाले रीजन बी से कंपेयर करो, सिर्फ इनर सरफेस को कंपेयर करो, तो देखो ए की तरफ पॉजिटिव है, बी की तरफ नेगेटिव, यानी कि ग्रेडियंट बना हुआ है जिसके वजह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी। अब आउटर सरफेस को कंपेयर करो रीजन ए और बी का, वहां पर भी ग्रेडियंट बना हुआ है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम बी टू ए। तो भाई कुल मिला के ए टू बी फिर बी टू ए, यानी कि सर्किट हो जा रहा है कंप्लीट। क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है तो रीजन ए के साथ क्या हो रहा है कि ये वापस से पोलराइज हो जा रहा है। पहले तो वो पोलराइज्ड था, फिर वो डीपोलराइज हो गया था क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गई थी। अब वापस से करंट फ्लो की वजह से इसकी पोलैरिटी वापस रिवर्स हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। समझना, रीपोलराइज्ड, क्योंकि पहले तो पोलराइज्ड थी ही, अब दोबारा से एक और बार पोलराइज हो गई। सो रीजन ए जो है ये रीपोलराइज्ड हो जाता है। साथ ही साथ रीजन ए का जो एक्शन पोटेंशियल है वो बी में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब बी को उसके बगल वाले रीजन सी से कंपेयर करो तो वहां पर भी सेम कहानी है, जिसकी वजह से बी से एक्शन पोटेंशियल सी में शिफ्ट हो जाएगा और रीजन बी रीपोलराइज्ड हो जाएगा एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। और इस प्रोसेस के कंटिन्यू होने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो रीजन ए से बी, बी से सी से डी एंड सो ऑन शिफ्ट होता चला जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इम्पल्स या फिर द एक्शन पोटेंशियल गेट्स कंडक्टेड। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बता तो दिया कि भाई किस तरीके से इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सन, क्योंकि ये जो प्रोसेस है रीजन ए से बी, बी से सी, ये पूरा एक्सन के लेंथ के थ्रू चलते रहता है, तो इम्पल्स कंडक्ट होते रहता है। बट एक चीज मैंने बताई नहीं और मुझे पता नहीं कि ये सवाल आप में से कितने बच्चों के दिमाग में आया है, वो ये है कि मैम आपने ये तो बोल दिया कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो रीजन ए से रीजन बी में शिफ्ट हो गया, बट जरा ये बताओ कि ये शिफ्ट होने की वजह से जो रीजन ए है वो रीपोलराइज कैसे हो गया, मतलब उसकी जो पोलैरिटी है वो वापस से रिवर्स कैसे हो गई? तो उसका जवाब मैं अभी देती हूँ। ये जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा था ना, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ही वो स्टिम्युलस आया थ्रेशोल्ड के ऊपर वाला, थोड़ी देर के लिए वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और मैसिव इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का। ठीक है, अच्छा, अब अभी के सिचुएशन में जब एक्शन पोटेंशियल रीजन ए से रीजन बी में शिफ्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, रीजन ए में पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्स बढ़ जाता है। मतलब सोडियम आयन के इन्फ्लक्स तो रुक चुका है क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड था, थोड़ी देर के लिए होना था। अब क्या होता है, पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्स बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारे K+ आयन्स बाहर चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अंदर का रीजन वापस से नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इसकी पोलैरिटी वापस से रिवर्स हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज रीपोलराइज्ड। राइट, तो अब आपको बारीकी से एक एक चीज समझ में आ गई कि हो क्या रहा है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। जनरेट कैसे हुआ था? जनरेट जब डीपोलराइज हुआ था, राइट, जब मैसिव इन्फ्लक्स हुआ था Na+ का, तब वो जनरेट हुआ था। ठीक है, अब एक बार जनरेट हो गया, उस रीजन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, फिर एक्शन पोटेंशियल बगल वाले रीजन में शिफ्ट हो गया। जब तक शिफ्ट हो गया तो Na+ का इन्फ्लक्स तो बंद हो गया, लेकिन K+ का आउटफ्लक्स बढ़ गया, जिसके वजह से पोलैरिटी वापस से रिवर्स हो गई और हमने बोला कि भाई रीजन ए जो है वो रीपोलराइज्ड हो गया। अभी तक ये देखा कि भाई इंपल्स कंडक्ट कैसे होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सन, मतलब अभी तक हम एक न्यूरॉन के अंदर ही हैं, राइट, एक न्यूरॉन के अंदर जो इंपल्स जनरेट हुआ वो किस तरीके से पूरे एक्सॉन तक कंडक्ट होता है। सवाल ये उठता है कि भाई जिस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में होती है उसमें तो इन इंपल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा में ट्रांसमिट होना है। तो अब हम उस इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करेंगे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होगा। ठीक है, तो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर इंपल्स को रिसीव करेगा, उसको सेल बॉडी के थ्रू एक्सन में भेजेगा, एक्सन से वो एक्सन एंडिंग्स में पहुंच जाएगा और एक्सन एंडिंग से वो अगले जो न्यूरॉन है उस अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुंचेगा। राइट, अब यहां पर जो ये वाला ट्रांसमिशन है, यहां पर उसे उन दोनों न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को पार करना होगा। राइट, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सिनैप्स।
ठीक है, तो चलो पहले सिनैप्स को थोड़े अच्छे से समझते हैं, फिर इस इंपल्स ट्रांसमिशन को समझेंगे। तो भाई सबसे अहम सवाल कि सिनैप्स होता क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है दैट इज सिनैप्स। ठीक है, तो जो पहला वाला न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, प्री मतलब पहले वाला, और सिनैप्स के दूसरे तरफ जो न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। तो दरअसल प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से ही ये जंक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं सिनैप्स। कई बार इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप होता है, मतलब सिनैप्स वाले रीजन में कई बार गैप होता है जिसे हम कहते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग या फिर अमेजिंग एक थॉट दिमाग में आता है कि यार अगर इनके बीच में गैप है तो सोचने वाली बात है कि इंपल्स उस गैप को कैसे जंप करेगा, राइट? सो वही सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अब सिनैप्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, दूसरा होता है केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स वो होता है जहां पर प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, मतलब ये जो सिनैप्स का जो जंक्शन है वहां पर प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन एकदम सटे सटे से हैं, जिसकी वजह से इंपल्स जो है वो मजे से इनके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इंपल्स का ट्रांसमिशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो एक एक्सॉन के थ्रू होता है, बिकॉज बीच में एज सच कुछ गैप वगैरह नहीं है, दोनों मेम्ब्रेन्स बहुत पास हैं। दूसरी तरफ जो केमिकल सिनैप्स होता है वहां पर ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में कंसिडरेबल गैप होता है जिसे हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और अब हम यही समझेंगे कि किस तरीके से इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है केमिकल सिनैप्स के केस में, जहां पर इस इंपल्स को सिनैप्टिक क्लेफ्ट को पार करना होता है। तो चलो अब समझ लेते हैं इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनैप्टिक क्लेफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो इंपल्स है वो कंडक्ट हो रहा है बड़े आराम से अलोंग द एक्सॉन, फिर वो एक्सॉन से पहुंच गया एक्सॉन टर्मिनल्स पे। एक्सॉन टर्मिनल्स पे क्या है? जो स्वोलन एरिया है सिनैप्टिक नॉब, जिसके अंदर सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये इंपल्स जो है वो पहुंच गया एक्सॉन एंडिंग्स तक, तो ये सिनैप्टिक वेसिकल्स जो हैं ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर इन सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं इन द सिनैप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि उस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या है? केमिकल्स हैं, राइट? तो ये केमिकल्स बाइंड करते हैं विथ रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। एग्जैक्टली, तो जो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है उनके एंड पे कौन है? उनके डेंड्राइट्स पे कौन बैठे हैं? रिसेप्टर्स हैं। तो उन रिसेप्टर्स के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये बाइंडिंग होती है तो वो न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाता है। कौन सा न्यूरॉन? पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, मतलब सेकंड वाला न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही न्यूरॉन एक्साइटेड हुआ तो क्या होगा? उनके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं मेम्ब्रेन में वो खुल जाते हैं। जैसे ही वो खुल जाते हैं तो क्या होता है? मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ Na+, जिसके वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। एग्जैक्टली, मेम्ब्रेन जैसे ही डीपोलराइज हो गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, राइट? तो अब वो जो नया वाला सेकंड वाला न्यूरॉन था उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया उसके बाद फिर वो एक्शन पोटेंशियल शिफ्ट होने लगता है, कंडक्ट होने लगता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सन, और फिर वो उस दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग्स में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वापस से वही कहानी रिपीट होती है। जो सिनैप्टिक वेसिकल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिर से सिनैप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। अब जो तीसरा न्यूरॉन है वहां से रिसेप्टर के साथ ये जुड़ जाता है, तीसरा न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। सो आई होप जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले तोड़ तोड़ के समझाया था कि भाई कैसे पोलराइज होता है, डिपोलराइज होता है, अब पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि यार ये किस तरीके से इंपल्स का ट्रांसमिशन एक्चुअली में होता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है, दिल से उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ पसंद ही नहीं, बताओ मुझे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट सच में हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, क्या आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में मजा आया? सो डू लेट मी नो योर सजेशंस, योर फीडबैक, योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विथ मी इन द कमेंट्स, और मैं बहुत ही जल्द एक और शानदार धमाकेदार वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ जाऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।
लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।